गुड मॉर्निंग। ये है S1 का हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा यूनिट। इसी वीडियो में हम ख़त्म करने वाले हैं, तो थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, इसलिए थोड़ा शांति से बैठ जाएं। चलिए, शिक्षा के राजनैतिक एवं संवैधानिक संदर्भ, इसमें हमने ये यूनिट हमारा ये टॉपिक हो चुका है, यहाँ तक हो चुका था। अब हम देखेंगे इसमें शिक्षा के सार्वभौमिकरण, यहाँ से चलेंगे और टोटल यूनिट को इसमें कवर कर लेंगे। शिक्षा का सार्वभौमिकरण से सीधा सा तात्पर्य है शिक्षा का फैलाव, विस्तार। किस तरह से हम शिक्षा का फैलाव कर सकते हैं, शिक्षा को सर्वसुलभ कर सकते हैं, ताकि कोई भी बच्चा या बच्ची, कह लेंगे बालक बालिका, शिक्षा से वंचित ना हो। ये है सार्वभौमिकरण का असल मतलब। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सरकार तो नियम बनाएगी, है ना, बहुत सारे नियम बनाएगी कि ये करना है, वो करना है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाएगी, जैसे अभी भी चल रहा है सर्व शिक्षा अभियान है, बिहार शिक्षा परियोजना है ना, शिक्षा से जोड़ने के लिए। अब ये सब तो हुआ किताबी भाषा, किताब में जैसे सैद्धांतिक कह लेंगे, सिद्धांत सरकार बना दिया, नियम निकाल दिया कि ऐसे करना है। लेकिन एक बात ज़रा सोचिए, उसके इतना करने के लिए उसको कहीं ना कहीं तो बच्चा पढ़ेगा ना, तो विद्यालय भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, सार्वभौमिकरण के लिए सरकार नज़दीक से नज़दीक में विद्यालय बच्चे को प्रदान करने की कोशिश करेगी। और हाँ, ये जो सार्वभौमिकरण है, ये प्राथमिक शिक्षा को लेकर के अभी यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। इस बात को ज़रा गौर से रखना है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण से सीधा सा तात्पर्य है शिक्षा का फैलाव, विस्तार। सुदूर से सुदूर जगह पे भी शिक्षा को हम सर्वसुलभ कर पाएँ, आसानी से कोई भी शिक्षा प्राप्त कर पाए। चलिए, अब इसका अवधारणा हमने बता दिया। अवरोध एवं राज्य की भूमिका, है ना। राज्य की भूमिका, अवरोध में क्या क्या आ जाता है? वहाँ पर समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी। लोग वह अगर नहीं जान रहा है शिक्षा के बारे में, तो हमने पिछले भी वीडियो में बताया था कि वंचित किस प्रकार से हो वंचित, या ऐसे ही कोई था टॉपिक हमारा, किसी शिक्षा से जोड़ने जाएंगे लोगों को, सार्वभौमिकरण से ही संबंधित कर रहा था वो टॉपिक। तो वो किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, किस प्रकार से वो शिक्षा को समझेगा ही नहीं, तो उस शिक्षा से क्या जुड़ने का प्रयास करेगा। तो उस जगह पर हमारे लिए उसे समझाना, शिक्षा के महत्व को समझाना, है ना। सबसे पहले वैसे लोगों को दिखाएंगे जो शिक्षा से जुड़ करके बहुत दूर जा चुके हैं। तो ये खैर बहरहाल सरकार ये योजना लागू करेगी, है ना, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए। या योजना अभी भी चल रहा है, बहुत सारे कस्तूरबा है ना, कस्तूरबा गांधी, जिसमें लड़कियां, बच्चियां हैं, वहाँ से निकल के बहुत आगे जा रही है बच्चियां। तो ये सब लोग अगर देखेंगे तो अवरोध तब कम से कम होगा अवरोध, है। उसमें अब राज्य की भूमिका, राज्य क्या सब कर रहा है? कस्तूरबा गांधी हुआ, आपको विद्यालय के लिए सर्व शिक्षा अभियान हुआ, बिहार शिक्षा परियोजना हुआ, ऐसे और भी बहुत सारी योजनाएं चला रही है। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बच्चे और शिक्षा का अधिकार, है ना। बच्चे और शिक्षा पर, अच्छा एक बात पिछले वीडियो में हम बताए थे, देखिए शिक्षा का जो मुद्दा होता है ना असल, वो प्राथमिक शिक्षा को लेकर के देखा जाता है, क्योंकि यही से विकास, यहीं से एक भविष्य तय होता है, देश का भी, बच्चे का भी, समाज का भी, हर चीज़ का। जो एक जिस जगह पे वो बच्चा रहेगा, उसके विकास का स्वरूप प्राथमिक शिक्षा से ही तय होता है। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है बच्चे और शिक्षा का अधिकार, ये प्राथमिक शिक्षा के लिए ही देखना है हमें, ठीक है। बच्चे और शिक्षा का अधिकार, तो बच्चे जो है वो समाज में रहेंगे, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो सरकार, बच्चे चूँकि नासमझ होते हैं, तो उसके लिए जब तक सरकार कुछ प्रावधान नहीं करेगी, उसके लिए कुछ उस राइट नहीं देगी, उसे अधिकार नहीं देगी, है ना, तो कर्तव्य का एहसास नहीं कराएगी, तो फिर वो बच्चा शिक्षा से कैसे जुड़ेगा। इसलिए प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को अधिकार है, 6 से 14 वर्ष का बच्चा, है ना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इस बच्चे को प्राप्त है। संवैधानिक दृष्टि से संविधान में उसके लिए प्रावधान है, जो कि
21A में जोड़ा गया, संविधान के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है ना। अब देख लेते हैं संवैधानिक प्रावधान हो गया संबंधित विमर्शों के परिप्रेक्ष्य में, है ना। अभी इसी जैसे बच्चा और शिक्षा का अधिकार है, उसी संबंधित जो विमर्श है, सोच विचार है, जिस तरह से अभी हमने बताया कि बच्चे के शिक्षा के अधिकार के लिए सरकार क्या करती है, सरकार बच्चे को अधिकार दिए हुई है। अगर उस 6 से 14 वर्ष की आयु में कोई भी बच्चा को अगर कोई गार्जियन काम पर लगाता है तो वो गार्जियन पर भी FIR तक दर्ज करवा सकता है। तो ये क्या है, बच्चे का अधिकार है। सरकार ये प्रावधान करी और इस प्रावधान के बाद क्या हुआ, प्राथमिक शिक्षा में एक बल आया। गार्जियन भी डर करके भी, ये न चाह करके भी, अगर कोई नहीं पढ़ा पा रहा था, नई मजदूरी में भेज रहा था, कहीं बंधुआ बनाया हुआ था, तो वो भी डर रहा था कि अगर कोई आ जाएगा फिर इधर से बच्चा अगर कुछ कर दिया, चूँकि उसको अधिकार है तो वो भी डर रहा है। ठीक, तो संवैधानिक प्रावधान या अधिकार से बच्चे को ये फ़ायदा है। राष्ट्र का विकास भी तो इसी तरह से होगा, है ना। प्राथमिक शिक्षा को यदि हम मजबूत बनाएंगे, इस बात को समझिए, प्राथमिक शिक्षा यदि मजबूत होगा या हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर ठीक रहेगी तो राज्य के लोग सबसे पहले तो लोकतंत्र को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था, लोकतंत्र को समझेंगे। सरकार के जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं होती है, उसका जो लक्ष्य है, किस मकसद है, उसको समझेगी वहाँ की जनताएं। तो राष्ट्र का विकास शिक्षा के स्वरूप को हम मजबूत करके ही बना सकते हैं, कर सकते हैं। लोग शिक्षित होंगे, देश विकसित होगा, देश शिक्षित होगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये तीसरा यूनिट हमारा हो गया है। अब इसके बाद है शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाएं। शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाएं, शिक्षा क्या हमने पहले भी बताया था। राज्य की ये जो शिक्षाएं होती है राज्य की, वो एक राजनीतिक मुद्दा भी होता है, क्योंकि इसके जो इसका जो क्या कहते हैं, नीति और व्यवस्था होता है या स्वरूप होता है, उसको राज्य की शिक्षा का जो स्वरूप होता है उसको राज्य की नीतियाँ और संस्था द्वारा ही निर्मित किया जाता है ना। इस वजह से शिक्षा एक राजनीतिक मुद्दा भी है। इस यूनिट में होगा भी, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसमें सिलेबस में भी हमारे लिखा हुआ है। तो खैर अब देखते हैं शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाएं। समाज की विद्यालय, इस यूनिट में खास तौर से क्या करना है, विद्यालय और समाज का अंतर संबंध हमें दिखाना है। विद्यालय और समाज, इन दोनों के अंतर संबंध को दिखाना है इस यूनिट में। इस चीज़ को समझ लीजिए, पहले दिमाग में रख लीजिए। अब पढ़ते हैं इस यूनिट को, देखते हैं। शिक्षा क्या है, विद्यालय तथा समुदाय, इन तीनों में हमने शिक्षा बता ही दिया था, समुदाय भी बताया है। समुदाय वही है, एक जैसा मिलता जुलता परिवार अगर एक जगह पे है तो वो समुदाय बन गया। शिक्षा तो हमने बता ही दिया, शिक्षा क्या है। बगैर शिक्षा के तो कोई भी व्यक्ति समाज में जी ही नहीं सकता, मतलब ना के बराबर वो एकदम वंचित होकर वो जिएगा, जानकारी नहीं रहेगी तो। ठीक है, अब विद्यालय, तो जो शिक्षा है ये हमारा, वो कहाँ पर प्रदान किया जाता है, मूल रूप से एक विद्यालय है। और विद्यालय से समाज की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, और समाज की भी विद्यालय की भी समाज से बहुत प्रकार की अपेक्षाएं हैं, उम्मीद है। विद्यालय ये उम्मीद करता है, ये वो आशा करता है कि समाज उसका साथ दे, तो वो भी समाज को समय समय पर, अगर विद्यालय में सही सारे संसाधन मौजूद है, समाज के लोग उसे इरिटेट नहीं करते हैं, वहाँ के शिक्षकों को, वहाँ की व्यवस्था को, तो क्या होता है, उसी जगह से, उसी विद्यालय से समय समय पर एकदम अच्छे विद्यार्थी निकलते हैं, जो कि एक समय में आगे चल के देश का नाम रोशन करते हैं, परिवार का नाम रोशन करते हैं। तो ये विद्यालय और समाज के का जो अच्छा संबंध है उसको दिखाता है। अब उसके बाद देख लेते हैं
समाज की विद्यालय से क्या अपेक्षा है, एक समाज क्या चाहता है विद्यालय से, हमारा जो विद्यालय है वो सही तरह से शिक्षण करे, वहाँ बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्याएं ना आए शिक्षण अधिगम के दौरान। अगर बगल में कोई कारखाना ऐसा जगह है, ऐसा चीज़ है जिससे साउंड से परेशानी होती है, तो वहाँ के लोगों को यदि समझाया जाता है तो कुछ लोग बंद भी कर देते हैं थोड़ी देर के लिए कि बच्चे की पढ़ाई हो रही है, उसमें समस्या न आए। तो ये एक समाज की जिम्मेदारी है। अब उस समाज की जिम्मेदारी है कि उस चीज़ को, जो साउंड पोल्यूशन वाला जो एरिया है, उसको किस तरह से वहाँ से हटाया जाए ताकि बच्चे के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दिक्कत ना आए। तो समुदाय की जिम्मेदारी है। और जब वो हटाएगा तो वो भी विद्यालय के लिए जब सोचा है तो विद्यालय भी उसके लिए सोचेगा कि हम बच्चे को एक अच्छे से अच्छा शिक्षण दे पाएँ, है ना। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं शिक्षाई संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन व पुनर्निर्माण के अभिकरण के रूप में, है ना। शिक्षाई संस्थाएं क्या है, वही विद्यालय। इस यूनिट में हम ये जो हमारा चौथा यूनिट, अच्छा क्या है, शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाएं, इसमें खास करके विद्यालय और समाज के संबंध को ही दिखाना है ना। अच्छा, पहले पूरा कर लेते हैं। शिक्षाई संस्थाएं वही विद्यालय किस तरह से समाज को बदलता है, समाज और विद्यालय के अंतर संबंध को, आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर प्रभाव। आर्थिक जो सुधार है, आर्थिक सुधार कहने का मतलब इकोनॉमिकल और अमीरी गरीबी से शिक्षा मान लीजिए, है ना। तो इससे शिक्षा पर अब तो सरकार विभिन्न प्रकार की ऐसी योजनाएं बनाई है कि कोई भी किसी के साथ वंचन नहीं कर सकता, न के बराबर होगा, सबको एक समान अधिकार है ना। शिक्षा और माध्यम भाषा तो एक बहुत ही मायने रखता है। हम शिक्षण अधिगम के दौरान किस तरह के भाषाओं का प्रयोग करेंगे, ये बहुत मायने रखता है। तो इस बात को ज़रा सुनिए, यदि हम शिक्षण कर रहे हैं, बच्चे अपने घरेलू भाषा में बात कर रहे हैं, तो हमें भी घरेलू भाषा के माध्यम से उसे उसका जो मातृभाषा या घरेलू भाषा है उसके माध्यम से हम हमारे जो शिक्षण अधिगम की भाषा है या जिस भाषा में हम पढ़ा रहे हैं उस भाषा पर बच्चे को लेकर आना है। सीधे हम नहीं बोलेंगे, अगर इंग्लिश पढ़ाने गए हैं, अंग्रेजी पढ़ाने गए हैं, तो ये नहीं सीधे में अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देंगे। उसे सरल से सरल भाषा से लेकर के तब अंग्रेजी पर लाएंगे। ये हमारे शिक्षण अधिगम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बाद है समाज में नवाचार और विकास के लिए शिक्षा। समाज में नवाचार कहने का मतलब समाज में बदलाव, है ना, और उसके विकास के लिए शिक्षा तो कितना ज़रूरी है तो समझ ही रहे हैं। जब समाज के लोग शिक्षित होंगे तो वो विद्यालय में, खास करके अभी जो एक बात हम बोले थे, यदि समाज का लोग शिक्षित है, पर वो समझदार है, समझता है बात को, शिक्षा के महत्व को समझता, तो वो क्या करेगा, विद्यालय को सहयोग करेगा। तन मन धन हर तरह से वो सहयोग करने का प्रयास करेगा, है ना, कि किसी भी तरह से हमारे विद्यालय को परेशानी ना हो। अगर वहाँ रुपये की भी दिक्कत है, रुपया पैसा की, तो कितनी जगह पे हमने देखा है कि समाज के लोग आपस में जो है कि कुछ कलेक्ट करके विद्यालय को अनुदान करते हैं, जहाँ वैसी व्यवस्था है सुदूर विद्यालय व्यवस्था गाँव में। तो समाज में नवाचार विद्यालय ला सकता है और वो समाज के ही सहयोग से लाएगा, है ना। ठीक है, समाज के बुद्धिजीवी लोगों की सहायता से। अब देख लेते हैं यूनिट 5, विद्यालय और क्या है, शिक्षा नीतियाँ। शिक्षा के समकालीन संदर्भ में विद्यालय और शिक्षा का विकास। अच्छा, एक बात देख लेते हैं, रुकिए। ठीक है, विद्यालय शिक्षा का विकास। विद्यालय शिक्षा का विकास किस तरह से किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, हम क्या करेंगे, यदि शिक्षण अधिगम हमारा जो प्रक्रिया है उसको सरकार क्या कर रही है, उसके लिए प्राथमिक शिक्षा पर मूल रूप से बल दे रही है
और इस प्राथमिक शिक्षा का या विद्यालयी शिक्षा का विकास कैसे हो, इसके लिए क्या करती है, जो हमारी शिक्षा नीति है उसको लचीला बनाती है ना। शिक्षा नीति हो या फिर गलत, शिक्षा नीति हो, नीति गलत है, खैर जो हो, अच्छा है तो यहाँ पर गलत लिखा गया हमसे। शिक्षा नीति इसको जो है वो लचीला बनाने का प्रयास करती है और इसकी सहायता से ही करिकुलम का निर्माण किया जाता है, या इसके अंतर्गत ही करिकुलम या पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों अलग है। तो पाठ्यचर्या का जो निर्माण किया जाता है वो शिक्षा नीति के ही मद्देनज़र किया जाएगा, और उसके बाद जो करिकुलम सिलेबस है उसका जो निर्माण किया जाता है वो करिकुलम के अंतर्गत किया जाता है। तो पहले शिक्षा नीति, फिर पाठ्यचर्या, फिर पाठ्यक्रम। चूँकि अच्छा, इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं पाठ्यचर्या क्या है। पाठ्यचर्या एक समझ लीजिए अवधारणा है जिसके तहत शिक्षा के हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, है ना। और पाठ्यक्रम है कि वर्ष भर में जो हम साल भर जो शिक्षण अधिगम करते हैं उसका बस विवरण होता है उसमें। पाठ्यचर्या इतना बड़ा है, पाठ्यक्रम उसमें बस एक भाग है थोड़ा सा, ठीक। पाठ्यचर्या में बहुत सारा चीज़ शामिल हो सकता है, लेकिन पाठ्यक्रम में बस शिक्षण का से ही संबंधित होगा कि हम साल भर में क्या पढ़ाया जाए, एक सत्र भर में क्या पढ़ाया जाए, ठीक। विद्यालय शिक्षा का विकास किस तरह से होगा, शिक्षा नीतियों को लचीला बनाकर, पाठ्यचर्या को लचीला बनाकर, पाठ्यक्रम को लचीला बनाकर, हम जो अच्छा एक शिक्षण जो एक प्रक्रिया, अच्छा कक्ष में जो शिक्षण होता है, अच्छा सीधा शिक्षण नहीं बोला जाए, इसको शिक्षण अधिगम कहा जाए, क्योंकि कक्ष में अगर हम सीधे शिक्षण बोलेंगे तो ये उचित तो नहीं है। शिक्षण अधिगम शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। शिक्षण अधिगम जो कक्ष में किया जाता है, इसके लिए 3 प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले तो है योजना निर्माण, पूर्व की प्रक्रिया जिसको बोलेंगे शिक्षण से पूर्व की प्रक्रिया। शिक्षण से पूर्व की प्रक्रिया, ज़रा इसको समझ लीजिए अच्छे से। शिक्षण से पूर्व की प्रक्रिया, शिक्षण से पूर्व, इसको क्या बोलेंगे, योजना निर्माण है। इसमें हम योजना निर्माण करते हैं जिसको पाठ्य योजना या फिर सीखने की योजना कहेंगे, है ना। योजना निर्माण करते हैं। इसके बाद फिर कक्ष में जाते हैं। इसके बाद जो कक्ष में जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, शिक्षण अधिगम करते हैं या फिर इंटरेक्शन करते हैं बच्चों से, है ना। तो ये दूसरा हो गया आपको। और उसके बाद कक्ष में जो हम करते हैं दूसरा, ये था शिक्षण से पूर्व की प्रक्रिया। ये हो गया शिक्षण के दौरान हम क्या करते हैं, शिक्षण अधिगम के दौरान इंटरेक्शन करते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्न वगैरह वो प्रश्न करते हैं, हम प्रश्न करते हैं। तो इस तरह से शिक्षण अधिगम चलता है। संवाद विधि, विभिन्न प्रकार की विधियों का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बाद एक अंत प्रक्रिया आती है मूल्यांकन। इसके बाद जो अंतिम प्रक्रिया है फिर वो है मूल्यांकन। वो है मूल्यांकन। अच्छा, बहुत मूल्यांकन में क्या होगा, हमने जो हमारी शिक्षण के लिए जो अवधि थी 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, उसके अंतर्गत जो बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों ने क्या सीखा है, क्या बच्चों में कमियां रह गई है, उसको जांच करना है और कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाने हैं। जैसे गृह कार्य देना है बच्चों को, है ना। विद्यालयों के नाम, व्यवस्था तथा भवन संरचनाओं के नीतिगत संदर्भ में इसके अंतर्गत हम लोगों को शिक्षा नीति को देख लेना है, पाठ्यचर्या को देख लेना है और पाठ्यक्रम को देख लेना है। अच्छा, ठीक है। शिक्षक और शिक्षा नीतियाँ, शिक्षक और शिक्षा नीतियाँ। शिक्षक जो होता है शिक्षण कार्य किस तरह से करता है, ज़रा सोचिए। वो बगैर अगर उसके सामने शिक्षा नीति न दिया जाए, पाठ्यचर्या न दिया जाए, पाठ्यक्रम न दिया जाए, वो क्लास में जाकर के क्या करेगा, है। भले वो योजना न बनाए, शिक्षण योजना या सीखने की योजना DLED में कहते हैं, लर्निंग प्लान कहते हैं, लेसन प्लान नहीं कहते हैं। तो यदि वो सीखने की योजना न बनाए
तो भी काम चल जाएगा उसका। वो जाएगा कक्षा में देख लेगा, क्योंकि वो पढ़ा हुआ है, तो वो देखेगा, पाठ्यक्रम देख करके वो पढ़ा लेगा। लेकिन यदि वो पाठ्यक्रम ही न रहे, पाठचर्या ही न रहे, शिक्षा नीति ही न रहे, तो फिर कैसे पढ़ाएगा। और अब की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कोशिश किया गया कि पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाए, उसमें खेल को मूल रूप से शामिल किया जाए। और अभी हम विद्यालय पाठचर्या किस प्रकार से हो, इसकी जिम्मेदारी विद्यालय परिवार की होगी, है ना। विद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, विद्यालय प्रशासन, मूल्यांकन की प्रक्रिया, इन पर नीतियों का प्रभाव। जैसे नीतियाँ बनी हुई है कि किस 3-4 प्रकार से सतत व्यापक मूल्यांकन जो है लगा हुआ, एक बार में डायरेक्ट मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया है, ताकि बच्चे को नुकसान ना हो और उसका जो शिक्षण अधिगम चलता रहे वो लचीला रहे, है ना, लगातार चलता रहे, उसमें भी दिक्कत ना हो, बच्चे सीखे। दरअसल ये नहीं कि बस कागज़ कलम पर बातें चल रही है, बस सीखें। तो अब इसके बाद एक बात बता देते हैं, इस 3 यूनिट का आप लोगों को नोट्स तो है टोटल का, लेकिन उसको हमने बता दिया है, इसलिए ये 3 यूनिट का आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। 3 अच्छा, तीसरा यूनिट क्या है, रुक जाइएगा ज़रा, अभी स्किप नहीं करना है अभी, वरना फिर आप मिस हो जाएंगे। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, अच्छा इसको छोड़ देते हैं। चौथा और 5वां का आप नोट्स ले लीजिए। चौथा 5वां का आपको नोट्स मिल जाएगा। जिनको नोट्स चाहिए वो मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा चौथा और 5वां का। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो हम वैसे भी समझा दिए हैं, यदि आप नोट्स पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और नोट्स में भी जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कोशिश किए हैं हम, हल्के से हल्के शब्द का इस्तेमाल किए हैं, ताकि आप खुद से भी पढ़ के समझ जाएं। और उसके बाद S2 जो है हमारा, उसका भी नोट्स लगभग बन चुका है पहले यूनिट का, वो भी वीडियो अब आ जाएगा, कोशिश कर रहे हैं हम। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए आपका शुक्रिया।